नमस्कार बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय व्यवसाय अध्ययन के पाठ नंबर 6 नियुक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका नियुक्तिकरण के भाग 1 में विषय प्रवेश, इसके अर्थ के बारे में, इसकी महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है और मानव संसाधन प्रबंध का क्रम विकास क्या है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इन्फोसिस की केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। इन्फोसिस में मानव संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में नारायण मूर्ति, जो कि भूतपूर्व सीईओ हैं इन्फोसिस के, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा, श्री नारायण मूर्ति ने कहा कि हमारी संपत्ति प्रतिदिन शाम को हमारे दरवाजे से बाहर निकलती है। हमें यह निश्चित करना है कि वह अगले दिन प्रातः हमारे पास वापस आ जाए। तो ये कहना है नारायण मूर्ति जी का, जो कि भूतपूर्व सीईओ हैं इन्फोसिस कंपनी के। ऐसे समय में जब संस्थाएं अपने मानव संसाधनों को एक युद्ध नीति के महत्व के रूप में वाद विवाद कर रही हैं, चर्चाएं कर रही हैं, विचार विमर्श कर रही हैं, इन्फोसिस, जो कि एक परामर्शक और सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने वाली मुख्य संस्था है, एक संगठन है, अपने तुलन पत्र में, अपनी बैलेंस शीट्स में परिसंपत्ति मूल्य की पुष्टि में मानव संसाधनों को सम्मिलित कर रही है। मानव संसाधन इन्हीं नए गैर वित्तीय प्राचलकों में से एक हैं, जो कि मूल्यांकन की उपयोगिता हेतु चुनौती है। निगम की सफलता को एकमात्र पारंपरिक मापन के आधार पर करती हैं। मानव संसाधन किसी भी संगठन के कर्मचारी जो कि सामूहिक कौशल, नवाचार, नेतृत्व, उद्यम और प्रबंध कौशल संपन्न है, उनको प्रदर्शित करती है। एक ज्ञान गहन कंपनी के रूप में इन्फोसिस अपनी प्रतिस्पर्धा स्थिति बनाए रखने में मानव परिसंपत्ति के महत्व को भी पहचानती है। वह ये भली भांति समझती है कि ये संपत्तियां भारत या विदेशों में प्रतियोगियों के आईटी प्रतिभा के प्रलोभन में आसानी से छोड़कर जा सकती हैं। अतः इन्फोसिस के सामने ये चुनौती है कि कैसे वह अत्यंत परिस्पर्धा और गतिशील वातावरण में अपने मानव संसाधनों को आकर्षित करे, उन्हें रोक कर रखे, उन्हें बाहर ना जाने दे और उनका विकास करे। इन्फोसिस में अधिकांश वर्तमान मानव संसाधन प्रयोग नेताओं के दर्शन व संस्कृति के परिणाम स्वरूप हैं, जो कि इन्होंने सृजन की हैं, स्थापित की हैं, खुद से बनाई हैं। श्री नारायण मूर्ति, जो कि अपने नेतृत्व और दर्शन के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं, इन्फोसिस के सार्वजनिक प्रतिबिंब हैं, आइकॉनिक हैं। इनकी नेतृत्व शैली नम्र है, स्पष्ट है, दूरदर्शी है, जो कि भारत के व्यवसाय जगत में पूर्ण रूपेण असाधारण है। नारायण मूर्ति जी अपने कर्मचारियों के साथ धन संपत्ति में साझेदारी और आदर्श द्वारा नेतृत्व, इस पॉलिसी में, इस नीति में विश्वास करते हैं। वे एक ज्ञान पर आधारित व्यवसाय जैसे इन्फोसिस, इसमें कर्मचारियों को सशक्त, समर्थ बनाने में साहित्य व क्रिया के सामंजस्य के महत्व को देखते हैं। इन्फोसिस कंपनी में आत्मीय संबंध, घनिष्ठ संबंधों और सशक्त संस्कृति को बनाने का श्रेय श्री नारायण मूर्ति जी को जाता है। उनकी प्रबंध शैली, उनका मैनेजमेंट, जो भारतीय व्यवसाय के नेताओं में दुर्लभ है, बहुत मुश्किल पाया जाता है, पाश्चात्य प्रबंधन पर आधारित है। इन्फोसिस के अन्य संस्थापक सदस्यों ने अपने विशेष योगदान दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यद्यपि इनका नाम कम है, सभी ने इन्फोसिस की संस्कृति के निर्माण में
और क्रियाकलापों को चलाने में अपनी विवेचनात्मक भूमिका निभाई है। इस अद्वितीय व्यक्तित्व ने अपनी विशिष्ट क्षमताओं के द्वारा इन्फोसिस में असाधारण संस्कृति के आधार का सृजन किया है, नवनिर्माण किया है। नारायण मूर्ति जी के अनुसार इन्फोसिस के साथ हैं युवा, गति और कल्पना, एवं ये लगातार अपने हर प्रक्रिया के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं, नई नई चीजें ला रहे हैं, नया नया विकास कर रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से इकोनॉमिक टाइम्स ने हाल ही के सर्वे में इन्फोसिस को भारत की सबसे अधिक प्रशंसनीय कंपनियों में चुना। तो अब हम विषय प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी संगठन या संस्था की बुनियाद प्रतिभावान और परिश्रमी वे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी फर्म की मुख्य परिसंपत्ति माने जाते हैं। ये एक स्थापित सत्य है बच्चों कि किसी भी संस्था के विकास के लिए लगातार गुणात्मक नियुक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी संगठन की सफलता के लिए पर्याप्त नियुक्तिकरण अथवा उपयुक्त मानव संसाधनों का प्रावधान एक अनिवार्यता है, एक अनिवार्य आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तभी कर सकता है जब उसके पास उपयुक्त पदों पर उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त हो, उनके पास सही मात्रा में, उचित मात्रा में कर्मचारी उपलब्ध हो। इसका अर्थ क्या है? संगठनिक ढांचे के नियोजन और चुनाव के उपरांत प्रबंधन प्रक्रिया का अगला चरण संगठन में रिक्त पदों को भरना होता है। इसे ही प्रबंधन का कार्मिक फलन अर्थात नियुक्तिकरण कहते हैं। सरल शब्दों में नियुक्तिकरण का अर्थ लोगों को कार्यरत करना है। यह कार्य बल नियोजन से प्रारंभ होता है और इसमें अन्य कार्य जैसे भर्ती, चयन करना, प्रशिक्षण देना, विकास पदोन्नति करना, क्षतिपूर्ति, कार्यबल, निष्पादन, मूल्यांकन, ये सब सम्मिलित है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नियुक्तिकरण प्रबंधन प्रक्रिया का वह भाग है जो संतुष्ट व संतुष्ट करने वाले कार्यबल के प्राप्तिकरण, उपयोग और रखरखाव से संबंधित होता है। वर्तमान काल में नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारियों के संयोजन में दैनिक श्रमिक, सलाहकार, अनुबंधित कर्मचारियों को सम्मिलित किया जा सकता है। नियुक्तिकरण किसी संगठन के द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्रदान करता है, जो कि अंततः कार्य निष्पादित करता है। व्यवसायिक संगठन में नियुक्तिकरण को भर्ती करने और कर्मचारियों की संख्या पूर्ण रखने से संबंधित कर्मचारियों की संख्या को वर्णित किया जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सबसे पहले श्रम शक्ति की आवश्यकता को पहचान कर की जाती है। इसके साथ ही भर्ती कैसे होगी, किस प्रकार से चुनाव किया जाएगा, प्रतिनियुक्तियां कैसे होंगी, पदोन्नति किस आधार पर दी जानी है, मूल्य का निर्धारण कैसे होगा और व्यक्तिगत विकास, ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक नए उद्यम में नियुक्तिकरण प्रक्रिया नियोजन और संगठनिक प्रक्रियाओं को निष्पादित करती है। यह निर्णय लेने के बाद कि क्या क्रियाएं करनी चाहिए, इन्हें किस प्रकार निष्पादित किया जाएगा और संगठनिक संरचना बनाने के बाद प्रबंधक ये जानने की स्थिति में होते हैं कि संगठन के विभिन्न स्तर पर किन किन मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। जब एक बार संख्या निर्धारित हो जाती है कि किस प्रकार के कर्मचारियों का चयन किया जाना है, तब प्रबंधक भर्ती, चयन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाओं को संपन्न करते हैं ताकि संगठन की नियुक्तिकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ये एक पूर्व स्थापित उद्यम के अंतर्गत नियुक्तिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि नए सृजन कार्य किए जा सकते हैं
और कुछ कार्यरत कर्मचारी संगठन छोड़कर भी जा सकते हैं। नियुक्तिकरण की आवश्यकता तथा महत्व। किसी भी संस्था में कार्य निष्पादन हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रबंधन की नियुक्तिकरण प्रक्रिया इन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और सही पदों के लिए सही व्यक्तियों का प्रबंध भी करती है। आधारभूत रूप से संगठनिक संरचना में नियुक्तिकरण रिक्त पदों की पूर्ति करता है, क्योंकि उपयुक्त नियुक्ति करते समय योग्य कर्मचारियों का ही चयन होना चाहिए। इसलिए मानवीय तत्व अत्यंत महत्व रखता है। कर्मचारियों का चयन करते समय नियुक्तिकरण मानवीय तत्वों और मूल प्रकृति इसको सहजता प्रदान करता है। संगठन अभिवृत्ति, योग्यता, वचनबद्धता, निष्ठा, इन सब गुणों को ध्यान में रखा जाता है। इसे एक विशिष्ट क्षेत्र भी माना जाता है और इसी विषय पर विस्तृत ज्ञान संबंधी सिद्धांत उपलब्ध हैं। बेहतर परिणामों के लिए नियुक्तिकरण के अन्य पक्षों जैसे आवश्यकता, चयन, क्षतिपूर्ति, प्रलोभन, प्रशिक्षण, विकास, इन सब पर भी अनुसंधान किए जाते हैं। मानव संसाधन किसी भी व्यवसाय की आधारशिला होती है। योग्य व्यक्ति व्यवसाय को सर्वोच्च शिखर तक ले जा सकते हैं। गलत व्यक्ति व्यवसाय को खड्डे में ढकेल सकते हैं, गर्त में पहुंचा सकते हैं। अतः नियुक्तिकरण संगठनिक निष्पत्ति की अत्यंत आधारभूत आलोचनात्मक प्रवृत्ति है। आज के तकनीकी विकास के युग में संगठन के बढ़ते आकार और व्यक्तियों के व्यवहार की जटिलता को देखते हुए नियुक्तिकरण प्रक्रिया का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन किसी भी संगठन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिसंपत्ति होता है। इसलिए नियुक्तिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंधकीय प्रक्रिया मानी जाती है। कोई भी संस्था तब तक सफल नहीं मानी जाती यदि वह अपने संगठनिक संरचना में विभिन्न पदों पर सही कर्मचारियों की, कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति ना कर पाए। उपयुक्त नियुक्तिकरण संगठन को निम्नलिखित लाभों के लिए आश्वस्त किया जाता है। विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजने में यह सहायक होता है। उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त पदों पर नियुक्ति करने से कार्य का बेहतर तरीके से निष्पादन हो पाता है। प्रबंधकों के द्वारा उत्तरोत्तर नियोजन द्वारा संस्था के निरंतर विद्यमान रहने से उनके विकास में रास्ता प्रशस्त होता है, मार्ग खुलता है। मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए आश्वस्त होता है। आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को रखने से बचाव कर कर्मचारियों के कम उपयोग और उच्च श्रम लागत को रोकने में सहायक होता है। उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन और कर्मचारियों के योगदान का न्यायोचित प्रतिफल के द्वारा कार्य संतोष में सुधार करता है और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है। नियुक्तिकरण प्रक्रिया का निष्पादन सभी संगठनों के द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। उपयुक्त कर्मचारियों के उपलब्ध न होने पर सामग्री, समय, उद्यम, ऊर्जा सभी की क्षति होती है। उद्यम अपने उत्पादों को मुनाफे पर बेचने में समर्थ नहीं हो पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि ठीक प्रकार के व्यक्ति उपयुक्त संख्या में सही समय पर उपलब्ध होने चाहिए। उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि क्षति न्यूनतम हो। उन्हें उपयुक्त प्रलोभनों के द्वारा अधिक उत्पादन हेतु उकसाया जाना चाहिए, अधिक गुणवत्ता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। नियुक्तिकरण को हम मानव संसाधन प्रबंध के मुख्य अंग के रूप में भी देख सकते हैं। सभी प्रबंधकों के लिए नियुक्तिकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है। अभी तक आपने देखा बच्चों, ये एक भिन्न और विशिष्ट प्रक्रिया है और इसमें मानवीय संबंधों के कई पक्ष हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है। किसी भी संगठन के सभी पदों पर योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना एक प्रबंधक का ही कार्य है। नियुक्तिकरण संगठन से निकट रूप से संबंधित है।
क्योंकि जब संगठनिक ढांचे और पदों का निर्धारण हो जाता है, तब इन पदों पर कार्य करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसके बाद संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। इसलिए नियुक्तिकरण को प्रबंधन के एक व्यापक कार्य के रूप में देखा जा सकता है। नियुक्तिकरण प्रक्रिया प्रबंधन के मानवीय तत्वों से संबंधित होती है। संगठन के मानव संसाधनों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि किसी भी संस्थान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यों का निष्पादन कितनी कुशलता से किया गया है। कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता जब तक कि मानव संसाधनों की योग्यता, अभिप्रेरणा और उनका निष्पादन सही ढंग से ना हो पाए। ये भी प्रबंधकों का ही उत्तरदायित्व होता है कि वे प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों से मिलें, उनका चयन करें, उनका चुनाव करें जो कि संगठन के लिए कार्य करें। जब तक प्रबंधक नियुक्तिकरण का कार्य करता है तो उसकी भूमिका कुछ सीमित होती है। उनमें कुछ उत्तरदायित्व होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं: उचित पदों पर उचित व्यक्तियों की नियुक्ति, नए कर्मचारियों का संस्था में प्रवेश करना, प्रशिक्षण के द्वारा निष्पादन में सुधार करना, उनकी योग्यताओं का विकास करना, उनका मनोबल बनाए रखना, उनको उत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, भौतिक सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी देना, इत्यादि इत्यादि। छोटी संस्थाओं में प्रबंधकों को ये सभी दायित्व जो कि कर्मचारियों के वेतन से संबंधित होते हैं, उनके कल्याण से, उनकी कार्य स्थितियों से संबंधित होते हैं, इन सब का भी निर्वाह करना पड़ता है। जैसे जैसे संगठन का आकार बड़ा होता है, दीर्घ होता जाता है, कर्मचारियों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। यह अलग मानव संसाधन विभाग की स्थापना होती है जिसमें मानवीय प्रबंध के विशेषज्ञ होते हैं। मानवीय संसाधन प्रबंधन एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें विषय वस्तु संबंधित बहुत से विशेषज्ञों की जरूरत होती है। किसी बहुत बड़ी कंपनी में स्वयं मानव संसाधन विभाग में ही विभाग की प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन में बहुत सी विशेष क्रियाओं और कर्तव्यों को भी शामिल किया जाता है जो कि मानव संसाधन कर्मचारियों को निष्पादित करने पड़ते हैं। ये कर्तव्य इस प्रकार हैं: भर्ती, जैसे कि योग्य व्यक्तियों की खोज, कार्य का विश्लेषण करना, विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करना, कार्यों का विवरण तैयार करना, ब्यौरे तैयार करना, क्षतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना, कुशल निष्पादन तथा जीवन वृद्धि हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, श्रम संबंध, संघ प्रबंध संबंधों का अनुरक्षण करना, रखरखाव करना, शिकायतों का निराकरण करना, सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना, कानूनी मामले देखना, कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा व बचाव करना, इत्यादि इत्यादि। ये सभी ये दर्शाते हैं, ये हमें बताते हैं कि मानवीय संसाधन प्रबंधन एक अत्यंत विस्तृत अवधारणा है जिनमें कई प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब हम देखते हैं मानव संसाधन प्रबंधन का क्रम विकास। मानव संसाधन प्रबंधन ने श्रम कल्याण और कर्मचारी प्रबंधन की पारंपरिक अवधारणा को प्रतिस्थापित कर दिया है। मानव संसाधन प्रबंध का अपने वर्तमान स्वरूप में उद्भव होना बहुत सारे महत्वपूर्ण अंतर संबंधित विकासों के द्वारा ही संभव हो पाया है जो कि औद्योगिक क्रांति के युग तक जाती है। इस प्रकार श्रम कल्याण अधिकारी के पद का अभ्युदय होता है। उसकी भूमिका मात्र कर्मचारियों के न्यूनतम कल्याणकारी क्रियाओं तक ही सीमित नहीं थी। वास्तव में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही उसे हीन भाव से देखते थे। कारखाना प्रणाली के आरंभ होने से हजारों कर्मचारी एक ही छत के नीचे नियुक्त होने लगे। लोगों की नियुक्तियों का कार्य संगठन में एक व्यक्ति को सौंपा गया, जिसे बाद में भर्ती, चयन और कर्मचारियों की नियुक्ति का भी दायित्व दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं
कि प्रथमता कर्मचारी अधिकारी पद का आविर्भाव हुआ, उदय हुआ, और वही बाद में कर्मचारी प्रबंधक के रूप में जाना जाने लगा। किसी भी संगठन की सफलता के लिए मानव संबंध मानवीय तत्व को एक अत्यंत महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में मानता है। तेजी से तकनीकी विकास हो रहा है, कौशल का विकास हो रहा है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता भी बढ़ती है। कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर माना जाता है, जो कि आर्थिक विकास हेतु आवश्यक भी होता है। अतः कर्मचारियों के प्रभावी प्रबंधन के विकास में जो भी पुरानी अवधारणाएं थी वे सब असफल सिद्ध हो गई, जिसके कारण मानव संसाधन प्रबंधन एक मुख्य धारा के रूप में, एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का एक अंतर्निहित भाग है, जो कि कर्मचारियों के कार्य संबंधों को स्थापित करने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उनकी मूल्यांकन करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए कार्यरत रहते हैं, और ये सभी एक उद्देश्य पूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। ये समझना अति महत्वपूर्ण है बच्चों कि नियुक्तिकरण दोनों ही प्रकार की प्रबंधन क्रियाएं करती हैं, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देश, नियंत्रण, साथ ही साथ प्रबंधन, कार्यात्मक क्षेत्र जैसे कि विपणन, वित्तीय प्रबंधन इत्यादि। अतः नियुक्तिकरण दोनों ही प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे कि प्रबंधक के आवश्यक कार्य और मानव संसाधन विभाग द्वारा निभाई गई एक परामर्शदाता की भूमिका भी। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। मानव संसाधन प्रबंधन में बहुत सारी विशेष क्रियाओं और कर्तव्यों का सम्मिश्रण होता है, जो कि मानव संसाधन कर्मचारियों को निष्पादित करने पड़ते हैं। इन कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, मानव संसाधन प्रबंधन में बहुत सी विशेष क्रियाओं और कर्तव्यों का सम्मिश्रण होता है, जो कि मानव संसाधन कर्मचारियों को निष्पादित करने ही पड़ते हैं। ये कर्तव्य निम्नलिखित हैं: भर्ती, जैसे कि योग्य व्यक्तियों की खोज इत्यादि, कार्य का विश्लेषण, विभिन्न कार्यों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना और कार्यों का विवरण तैयार करना, ब्यौरा तैयार करना इत्यादि, क्षतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना, कुशल निष्पादन तथा जीवन वृद्धि हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना, उनका विकास करना, श्रम संबंध संघ प्रबंध संबंधों का अनुरक्षण करना, उनका रखरखाव करना, शिकायतों का निराकरण करना, सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना, कानूनी मामले तथा कानूनी पेचों से, कानूनी दाव पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना, कंपनी का बचाव करना। नियुक्तिकरण को परिभाषित कीजिए। तो नियुक्तिकरण की परिभाषा इस प्रकार है: संगठनिक ढांचे के नियोजन और चुनाव के उपरांत प्रबंधन प्रक्रिया का अगला चरण संगठन में रिक्त पदों को, रिक्त स्थानों को भरना होता है। इसे प्रबंधन का कार्मिक फलन अर्थात नियुक्तिकरण कहते हैं। तो आज के अध्याय में इतना ही, बाकी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।